स्टूडेंट आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो है ट्रांसमिशन गियर बॉक्स और डिफरेंशियल गियर बॉक्स का एक मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। ऑलरेडी हम यूट्यूब में इसका थ्योरी डाल चुके हैं कि कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल बेस पे से काम होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो भी कंडीशन चल रहा है हिंदुस्तान का और वर्ल्ड का, जो कोरोना वायरस के चलते वैसे ये लैब फिजिकली होना चाहिए ताकि तुम सामने दिखा पाते, लेकिन अभी जैसे होने के बावजूद भी एक वर्चुअल लैब कर सकते हैं, ऑनलाइन के ज़रिए से हम ये दिखा सकते हैं कि कैसे रियल में गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन गियर बॉक्स काम करता है। फिलहाल तुम लोग घर पे रहो, घर पे सुरक्षित रहो, वो बहुत बेहतर चीज़ है। उसके बाद तो फिर आओगे तो फिर इस पर हम फिजिकल वर्क भी करेंगे, तुम खुद करके देखोगे भी कि कैसे कैसे काम करता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये जो एक्चुअली जो तुमको एक ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, ये बोलते हैं ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है मेरा है ये। इसके बाद हम बोर्ड पे लेके जाके दिखाएंगे कि इसका कुछ मैथमेटिकली कैसे कैसे काम करता है। ऐसे ऑलरेडी तुम वीडियोस पे डाल चुके हैं। तो ये देखो, ये मेरा एक लीवर हो गया। ओके, ये लीवर हो गया हमारा। ओके, ये इसका गियर लगता है। ओके, तो ये फोर व्हीलर का गियर बॉक्स है तुमको है। और इसका जो दो पार्ट देखोगे कि एक पार्ट ये है, ओके, ये पार्ट जो है वो इंजन से आ रहा है। ओके, ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये पार्ट इंजन से आ रहा है। तो इंजन से यहाँ पर आएगा। ओके, बाद फिर यहाँ से इसका पावर जो है वो आगे जाकर प्रोपेलर शाफ्ट की मदद से होते हुए जाएगा तुमको गियर बॉक्स में, डिफरेंशियल गियर बॉक्स में। इसका डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है। ये जो छोटा सा मॉडल दिखा जाए, ये छोटा सा मॉडल जो है, ये इसको छोड़ के ये दिखाया गया है, ये है तुम्हारा ट्रांसमिशन गियर। ओके, और ये जो पार्ट है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये पार्ट, ये चीज़ वही चीज़ है जो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो इंजन से पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, और फिर यहाँ से जो चीज़ दिखाया गया सेम चीज़ वहाँ पे है, एक मॉडल हुआ। और फिर इसका जो पावर है फर्दर जाके डिफरेंशियल गियर बॉक्स में ये जाएगा। तो डिफरेंशियल गियर बॉक्स हमारा जिसका वीडियो इस पर डाल चुके हैं, ये हमारे को मान से पहले मेरा इंजन रोटेट कर रहा है। तो जब इंजन यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर क्लोज कीजिए, तो जैसे यहाँ पे इंजन रोटेट कर रहा मेरा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, रोटेट कर रहा है। तो देखो कि ये दो चक्का है, ये डिफरेंशियल गियर बॉक्स है, यहाँ से दो शाफ्ट में निकला हैगा। देखो कि जब हम लोग स्ट्रेट में घूम रहे हैं तो ये दोनों भी सेम डायरेक्शन पे घूम रहा है। ओके, ये मेरा घूम रहा है। लेकिन अब इसमें प्रोसेस क्या है कि अगर मान लो कि इसका स्पीड घटे, क्या ये जब कांस्टेंट में रोटेशन कर रहा है तो क्या दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन जब वो राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न लेगा तो उस केस में इसके किसी में एक वेलोसिटी में कम बेसी होना चाहिए। अगर ये मान लो कि ये लेफ़्ट टर्न लेगा या राइट टर्न लेगा मेरे हिसाब से, तो किसी एक व्हील का वेलोसिटी में बदलाव होना चाहिए। तो अगर मान लो कि ये गाड़ी है, अगर इस ऐसा टर्निंग लेगा, इस टर्निंग में इसका वेलोसिटी मेरा हाई होना चाहिए, इसका वेलोसिटी कम होना चाहिए। इसका वेलोसिटी हाई होने के लिए अब यहाँ पे दिखा सकते हैं मैकेनिक, इसका ऑलरेडी ऊपर लॉक है तो खोल के तो नहीं दिखा सकते हैं, इसके तो वीडियो हम डाला हुआ है, उसमें तो हल्का कुछ में गियर बॉक्स दिखा रहा है। लेकिन ऊपर से अगर देखोगे तो गियर यहाँ पे कैमरा लाइक, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा गियर बॉक्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है, किस किस तरह से गियर यहाँ पे अंदर में रोटेट कर रहा है मेरा यहाँ पे। तो ये मेरा रिंग बॉक्स है, तो ये जब ये रोट कर रहा है तो ये मेरा रिंग बॉक्स हो गया है, ये रिंग गियर हो गया है, जिसमें हमारा डायरेक्शन हो सकता है वेलोसिटी होने के बाद। अगर हम एक ठोको सपोज कैसे मान लो कि एक ठोको पकड़ लिए, सपोज एक ठोको हम पकड़ लेते हैं और उसको घुमा रहे हैं। ओके, तो देख क्या रहे हो कि ये जब घुमा रहे हैं तो एक ठो रुका हुआ है लेकिन दूसरा रोटेट कर रहा है। अगर वीडियो इधर साथ में दिखा सकते हैं तो हाँ देखोगे, एक को हम हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसको हम हाथ से पकड़ लिए हैं और इसको घुमा रहे हैं, देखोगे तब भी ये चीज़ घूम रहा है। ओके, इट मीन्स कि इसका वेलोसिटी अगर कम हो गया है तो ये इसका वेलोसिटी रुकेगा नहीं, इसका वेलोसिटी उसी रेट से अपना बढ़ते हो। तो ये इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है ताकि एक का वेलोसिटी को कम कर सकता है, एक वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। तो ये जब काम हो, जब ये टर्निंग या हमारा राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लेता है तो इसके बीच का इसका इक्वेशंस हमारा सॉल्व, तो जो कि इसके पहले भी इसके हम एक डेमोस्ट्रेशन दे चुके हैं, इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी दिखा चुके हैं कैसे कैसे कम करते। तो एक तरह सन प्लेनेट गियर मैकेनिज्म होता है मेरा है। अब आगे देख लेते थोड़ा सा गियर बॉक्स में हम लोग कि गियर बॉक्स में कैसे काम करता है मेरा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यह कौन से गियर है। ओके, जैसे यहाँ पे कितना एक गियर, पहला गियर है 1,
सिर्फ काउंट कर रहे हैं कौन सा गियर, ये नहीं बात कर, सिर्फ काउंट कर कौन कौन सा गियर है। ये गियर 1, गियर 2, गियर 3, 4, 5 अभी डिस्कस नहीं है, सिर्फ है कौन सा गियर। मान लो ये तो पहला गियर दिखा रहा है, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर एंड चौथा गियर, 4 ठो यहाँ पे गियर लगाया गया है। उसके जस्ट नीचे भी 4 ठो गियर लगाया गया, देखो यहाँ पे दिखाई देगा 1, 2, 3, 4, ये 4 ठो गियर अलग अलग से लगाया गया है। इसके अलावा देखोगे ये सब जो दिखाए गए, ये सब जो है जो गियर के बगल में ये सब जो टीथ है, इसको बोलते हैं डॉग क्लच बोलते हैं हमारा है। ओके, डॉग क्लच ही हमारा है, इसी को बोलते हैं डॉग क्लच। तो इसमें डॉग मतलब होता है जैसे कि कुत्ते का दांत होता है जो कि जो किसी को पकड़ लेता है कस के, तो ये भी जस्ट लाइक एक कुत्ते के दांत की तरह काम करता है, जो कि एक असेंबल करने के लिए या डिसेंबल करने के लिए होता है। और ये जो मेरा चीज़ जो ये जो गोल दिखाई दे रहा है, ये मैं लीवर का, ये इसको देख रहे हो, ये चीज़ ये लीवर का मूवमेंट करने के लिए होता है। ओके, और ये एक जो सेट है इसके गियर, ये जो लीवर को सेट करता है, फिर इसके मूवमेंट से ये देखो जो गियर है, ये जो डॉग क्लच है, इसको एंगेज करता है। तो अगर हम लोग इसको इधर मूव किए तो ये जो डॉग क्लच, ये मैं लीवर है, इस डॉग क्लच को पकड़ लेता है। तो हर गियर के साथ अपना अपना एक डॉग क्लच अरेंजमेंट है, जिसको जैसे ये हमारे मान लो कि ये एक असेंबल पार्ट है, तो एक इधर गियर है, एक इधर गियर, तो हर गियर के साथ देखो एक तो डॉग क्लच अरेंज किया गया है। तो अगर ये चीज़ को हम ऐसे भी करेंगे तो समझ लेना कि ये चीज़, ये जो डॉग क्लच है इसके साथ एंगेज हो जाएगा। ओके, और जब इसको हम ऐसे कर देंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो गियर, ये जो डॉग क्लच है, ये इस गियर को साथ एंगेज हो जाएगा। जब ये बीच में होगा ये चीज़, तो समझ जाएंगे ये मेरा न्यूट्रल केस में हो गया। उसी तरह तुम इसको मान लेंगे, जब ये इधर है तो ये न्यूट्रल केस में है। सॉरी, हम लोग ये चीज़ देखोगे तो इसका ये सेट है जो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, और जो इसमें बैठा हुआ है इस ये लीवर को ये मूवमेंट करता है, स्लाइडिंग में मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जब इसको हम लोग ये हो गया, इसका मतलब समझेंगे कि ये चीज़ जो ये जो मेरा डॉग क्लच है, ये इसके साथ अरेंज किया हुआ है, तो ये इसके साथ घुमाएगा। तो जब इसको हम ऐसे इसको थोड़ा सा एक मिनट, ये हो गया, तो इसके साथ अरेंज हो गया। और जब इसको हम इधर मूव कराएंगे तो समझना कि ये इसके साथ अरेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हो गया कि ये जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है, ये इसका ट्रांसमिशन गियर बॉक्स क्यों रखा गया है। 2 तरह के गियर बॉक्स का डिस्कशन ऑलरेडी होता है। एक गियर बॉक्स मतलब जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। गियर मतलब ये गियर हो गया, और बॉक्स मतलब बहुत सारे गियर के अरेंजमेंट हो गए, तब बॉक्स की तरह काम करता है। एक होता है डिफरेंशियल गियर बॉक्स, तो ये ट्रांसमिशन गियर बॉक्स हो गया। ये हमारा लीवर हो गया, 3 लिंक हो गया, ये लीवर हो गया। अच्छा, ये बता सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये कौन सा लिंक है, ये जो मूव कर रहा है ये कौन सा लिंक है। ये स्फेरिकल लिंक हुआ, क्योंकि चारों तरफ से मैं मूवमेंट कर रहा है, बोलते हैं स्फेरिकल लिंक बोलते हैं, जिसका 3 डिग्री फ्रीडम 3 होता मेरा है। ओके, तो नाउ अब ये हो गया। और इसका अगर इसको एलिमेंट करके देखेंगे तो इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, वो जो दिखा देते हैं बोर्ड पे दिखाते हैं। तो क्लियर क्या पिक्चर सफल है। तो इसमें ये 4 ठो गियर हो गया। ओके, जबकि उसमें हम 4 ठो गियर काउंट किए थे, तो एक ऊपर का था, एक नीचे का था यहाँ पे। तो ये रिवॉल्टेड गियर मैग्नेस को बताया जाता है। जैसे यहाँ पे गियर 1 है, इसमें मान लो नंबर ऑफ टीथ जो है वो T1 है, इसमें नंबर ऑफ टीथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 इसमें काउंट करेंगे। ये हो गया नंबर ऑफ टीथ 3, नंबर ऑफ इसमें टीथ हो गया, ये नंबर ऑफ टीथ 4 हो गया। तो
से पावर इसका आ रहा है, एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करेगा तो ये सपोज दैट ये अगर मेरा क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा मेरा है रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी से, तो ये क्या घूमेगा, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, क्योंकि इसके साथ अरेंज किया हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड मतलब कि एक ही शाफ्ट से अरेंज है। ओके, ये दो अलग अलग शाफ्ट से अरेंज है, देखो क्योंकि ये अलग शाफ्ट है, ये अलग, बीच में कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि एक ही शाफ्ट से दोनों अरेंज को बोलते हैं कंपाउंड अरेंजमेंट। ओके, तो जो डायरेक्शन से ये रोटेट करेगा उसी डायरेक्शन से ये भी रोटेट करेगा मेरा। ओके, ये रोटेट, उसके बाद जब ये रोटेट करेगा, ये अभी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि ये अलग अलग शाफ्ट से अरेंज है। तो बहुत सिंपल पहचानने का रूल है कि अलग अलग शाफ्ट मतलब इसका अलग अलग रोटेशन होगा। तो फाइनली अगर क्लॉकवाइज घूमा तो ये मेरा ये भी क्लॉकवाइज घूमने लगा, तो ये हो गया मेरा इनपुट, ये हो गया आउटपुट। ओके, तो जो मेरा गियर बॉक्स, जो मेरा ट्रांसमिशन गियर होगा, वो जो देखो जो ऊपर में जो हम बता रहे हैं डिस्कस, ये ऊपर का अरेंजमेंट था और नीचे में था ये नीचे का कंपाउंड था, क्योंकि सब एक ही शाफ्ट में अरेंजमेंट है मेरा। तो नौ अगर हम अपने मन से भी मान लेते हैं कि इसका नंबर ऑफ टी 30, अपने रैंडम अपने मान ली, इसका मान लेते हैं 40, इसका मान लेते हैं 50, इसका मान लेते हैं, इसका T4 है T4, इसका मान लेते हैं 50, अपने रैंडम मान लिए, कोई हम कैलकुलेट नहीं किए, कुछ पैटर्न हम से ले लिए। तो ये जो मेरा गियर रेशियो स्पीड रेशियो से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि अगर इंजन का इनपुट हो गया N1 और ये हो गया इनपुट का N4, ओके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो नंबर हम कर दिए N4 कैलकुलेट कर दिए, तो सिंपल कैलकुलेट करेंगे कि हम N1 से लेके N4 के बीच में, मतलब N1 मेरा इनपुट हो गया, N1 इनपुट हो गया एंड N4 आउटपुट हो गया। तो सर कैलकुलेशन कैसे होगा मेरा, वो सिंपल कि N1 से लेके N4 तक मुझे जाना है, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा मेरा होगा वो होगा T2 by T1। ओके, सिंपल T1 T2 और फिर यहाँ से मिलेगा मेरा T4 T3। ओके, तो ये इसका मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला होगा जो कि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके होंगे। कि अब इसमें कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं कि T1 T2 एंड T4 एंड T3, तो क्या इसका फॉर्मूला होगा मेरा, तो T2 हो गया मेरा 40, T1 हो गया 30, T4 हो गया 15, T3 हो गया 50, कुछ कटता था काट सकते हो, काटो, 0 0 कैंसिल, दिस N1 by N, so therefore N1 by N4 equal to 2 by 5। तो मेरा जो N4 होगा वो क्या होगा, N4 होगा 5 by 2 N1। तो इस इक्वेशन से ये पता चला कि N4 जो होगा वो N1 से ज़्यादा होगी, तो 5 by 2 है, मतलब अगर भाग दोगे तो 2.5 N1, मतलब कि N1 के स्पीड का 2.5 टाइम्स मेरा बढ़ गया। अगर मतलब इसका मतलब ये समझ लें कि अगर हम N1 को कुछ भी स्पीड हम दें और हम चाहते हैं कि मेरा गाड़ी का स्पीड बहुत तेज़ी हो, बहुत ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाएं, जैसे कि अगर मान लो मेरा N1 मेरा 1000 RPM से चल रहा है, हम चाहते हैं कि गाड़ी को हम लोग और तेज़ी से बढ़ा दें, तो N1 हो गया 1000, तो N4 कितना होगा, तो N4 होगा मेरा, N4 होगा 2.5 टाइम्स ऑफ N1, मतलब 2.5 into 1000, तो कितना हो गया मेरा 2500 RPM। तो ये 2500 RPM से चलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये तभी ऐसा मुमकिन होगा जब हम अरेंजमेंट ऐसा करेंगे तभी, मतलब जब नंबर ऑफ 30, इसका 40, इसका 50 और इसका हम रखेंगे 15, तब जाके इसका स्पीड हम 2500 RPM बढ़ाएंगे। तो
इससे ये पता चल सकता है कि इसका स्पीड हम घटा भी सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। या मान लो कि अगर हम लोग इसका एरेंज अपने रैंडम कुछ कर लें कि अगर हम क्या करें, तो अगर हम चाहते हैं कि इसका स्पीड हम जैसे N1 का 1000 RPM है, तो हम चाहते हैं कि N4 का RPM 1000 से कम हो, तो हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमारे इस हिसाब से हमारा एक रिजल्ट आ गया। तो इसमें अगर हम लोग इस चीज़ को बढ़ा दो, सपोज दैट यहाँ पे T4 है, T जो नंबर ऑफ T जो मेरा 15 है, इसको तो कर दो 60। अगर हम लोग T4 को 60 कर दें, अपनी रिंडम सब कुछ सेम रखते हैं, एवरीथिंग सेम, और क्या करते हैं इसमें जो गियर को हम चेंज करके इसका हम नंबर ऑफ T बढ़ा दें, जस्ट एक्सपेरिमेंट। तो इसका आंसर कितना था मेरा, हमने रिंडम अपने 60 ले लिया। अगर कोई ऐसा डिज़ाइन करता है थ्योरी मशीन को जो पढ़ने के बाद, अगर हम लोग को ऐसा डिज़ाइन करता है कि हम लोग T4 को 60 कर दें, तो क्या सच में मेरा जो N4 वो रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? लेट्स चेक। तो हम सब कुछ सेव करते हैं, इसको मिलाने के बाद हम पुट करते हैं वैल्यू को, T2 40, ओके, T1 30, T4 60, गुड, एंड T3 50। कैंसिल करो, देखो क्या कर सकता है कि ये कैंसिल हो गया, 3 6 से, एंड दिस इज 8/5। ओके, तो देयरफॉर तो मेरा रिजल्ट जो आ गया N4 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इसको हम मिटाते हैं कर दे। तो N1/N4 is equal to 8/5, therefore N4 will be 5/8 N1। मीन्स कि अगर N1 मेरा 1000 RPM है, सपोज 1000 RPM है, तो N4 कितना होगा 5/8 into 1000। तो यह सिंपल हो गया कि भाई 5/8 है, तो ये तो मेरा कम ही हो जाएगा। तो कितना कम करके देख सकते हैं, 4 and 2 4 8, उसके बाद 5 2 15 5, तो कितना कटेगा 5 25 7 से 2 12 से 1 6, आई थिंक 625। तो N4 हो जाएगा मेरा 624। तो क्या मिला, स्पीड रिड्यूस हो गया। तो गियर बॉक्स में भी यही मैकेनिज्म यूज होता है कि जहाँ पे मुझे स्पीड घटाना है, जहाँ स्पीड बढ़ाना है, उसी हिसाब से हम लीवर की मदद से ये जो नंबर ऑफ टीथ है इसको हम अरेंज करते हैं ताकि हमारा स्पीड हमारा घट या बढ़ जाए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कि स्पीड को घटाने और बढ़ाने से क्या मकसद है, क्या पावर में कुछ कमी आता है? पहली बात कि जितना इंजन पावर हमको देगा उतना ही पावर यहाँ पे भी जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि गियर बॉक्स का यूज़ करके हम पावर को सेव कर रहे हैं। अगर पावर को सेव करना होता तो गियर बॉक्स का यूज़ फ्यूल को बचाने में भी होता, जबकि ऐसा नहीं है, फ्यूल नहीं बचता। जितना फ्यूल खर्च होगा उतना ही पावर मेरा कांस्टेंट, पावर जो इनपुट होगा उतना ही पावर मेरा बाहर भी जाएगा। तो पावर इज अ कांस्टेंट। सो इसको थोड़ा सा हम और कर दें। तो suppose that the power of input is a P1, okay, so T and omega is a torque and angular value Ct, and this is the power output, the T2 is T2 omega 2, because यहाँ पे 1 मान है, यहाँ पे 4 मान है, तो इसके लिए यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 4 मान लो, सॉरी यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे पावर 4, यहाँ पे 4 and 4 मतलब इस आउटपुट के नेमिंग किए थे 1 2 3 4, तो इनपुट 1 हो गया और 4 को हमें आउटपुट को 4 माने, तो इसलिए हम पावर 4, तो जो इनपुट पावर होगा वही आउटपुट पावर मिल जाएगा। तो T1 ओमेगा T4 ओमेगा 4, तो T मतलब नथिंग बट टॉर्क, इज अ टॉर्क। तो अब सोच के थोड़ा देखते हैं इक्वेशन हम लोग T1 एंड T4 को, तो T1 by T2 the ratio of the torque of input to output is equal to, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ओके 4 का मतलब आउटपुट, याद रखना कि 4 मतलब आउटपुट हो रहा है अकॉर्डिंग दिस अरेंजमेंट, एंड देन ओमेगा 4 एंड ओमेगा 1। अब
समस्या यहाँ पे देखना है कि अगर हम इस केस का बात करें, ये एग्जांपल लिए कि 1000 आरपीएम इनपुट एंड आउटपुट हो गया 625 आरपीएम। जब कुछ करके देखो तो क्या मिलता है हमको, तो ओमेगा 4 हो गया 625, ओके, एंड ओमेगा 1 हो गया 100 आरपीएम। क्योंकि दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, तो इट इज सिंपल बिकॉज यू नो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई n by 60, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n, ओके। तो डैट हम यहाँ पे चीज लिख सकते हैं। तो कट के देखो क्या है मेरा यहाँ पे, इस रिजल्ट ये मेरा छोटा ये बड़ा हो गया, तो T1 या T4 या T4 will be 1000 by 625 एंड T1। तो इस इक्वेशन से क्या पता चला कि T4 is more कंपेयर टू T1। तो यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहाँ पे अगर आरपीएम कम है तो टॉर्क ज़्यादा यहाँ पैदा करेगा। तो टॉर्क ज़्यादा लेकिन एंगुलर वेलोसिटी छोटा, तो एक में ज़्यादा एक में छोटा, मतलब कांस्टेंट। इसमें क्या है कि एक टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा तो टॉर्क छोटा, मतलब एक छोटा एक बड़ा, प्रोडक्ट पावर कांस्टेंट। तो जहाँ पे मैं स्पीड कम होगा वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होगा। और टॉर्क का मतलब बहुत बेसिक चीज़ है कि यहाँ पे तो ये गियर बॉक्स में कंपाउंड गियर है, तो इसमें 4 गियर है, गियर 1, गियर 2, गियर 3, गियर 4, ओके। ये 4 गियर मेरा है। नंबर ऑफ की को काउंट करते हैं तो सिंपल एक किसी भी मार्किंग दे देते हैं, यहाँ पे है, मार्किंग देने के बाद काउंट करते हैं। सिंपल जो मेथड 1 2 3 करके काउंट किए तो इसमें 100 निकला। फिर इसका मार्किंग इसका भी काउंट करेंगे तो इसका निकला 50, फिर इसका काउंट करेंगे 40, इसका काउंट करेंगे 75। तो एक तरह का मेरा एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो इसको मैंने बहुत फिगर बनाया है। फर्स्ट नंबर ऑफ डी इक्वल्स टू 100 नंबर ऑफ डी, सेकेंड नंबर ऑफ 50, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, 75 हो गया। सपोज दैट कि अगर ये मेरा ये अगर इनपुट है तो आउटपुट ये मेरा है, तो ये आउटपुट का क्या स्पीड होगा, ओके। तो क्योंकि पावर जो मेरा है, ये पावर यहाँ से पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे पावर मेरा कांस्टेंट है, एनर्जी कंजर्व है मेरा है। लॉस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लॉस हम यहाँ पे अगर इग्नोर कर देते हैं तो इसमें मैं कितना, ये इनपुट अगर N1 है तो आउटपुट N2 कितना होगा, क्या रिलेशनशिप यहाँ पे होगा। तो काउंट कर लेते हैं कि ये हो गया N1, ये हो गया N4, ये हो गया N2, ये हो गया N3। तो इसका क्या स्पीड होना चाहिए मेरा 1 से लेके N4 तक। तो इसका जो प्रोसेस है काउंट करने का, अगर हम सिंपल देखेंगे N1 N4, मतलब ये इनपुट से लेकर सीधे आउटपुट तक देखा जाए तो एक इनपुट मेरा T2 by T1 एंड T3 by T4 by T3। अगेन इसको कंपाउंड मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ थ्री काउंट करते हैं, T2 is equal to 50, T1 is equal to 100, T4 is equal to 75, T3 is equal to 40, ओके। अब तो कैसे कर देते हैं, ओके, 5 25 कर देते हैं, ओके, देन 50 by 60। तो N1 by N4 over 15 by 60 ये रेशियो आ जाएगा, और देखा जाएगा मैं 16 by 50 पर N1 by N4। तो यहाँ पर मेरा स्पीड जो हो गया है, तो देखो ये जो स्पीड है मेरा N4 का स्पीड मेरा बढ़ गया, ओके, स्पीड मेरा बढ़ गया। तो जब भी हमें स्पीड को बढ़ाना होगा तो फाइनली जो आउटपुट होगा उसका जो गियर होगा साइज छोटा होगा, नंबर ऑफ गियर छोटा, जितना नंबर ऑफ गियर छोटा होगा वो आउटपुट उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे स्पीड मेरा बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ने का मतलब जो टॉर्क होगा वो मेरा कम होगा। तो बिकॉज T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, या समटाइम इट इज दिस टाइप ग्रेविटेशन RPM, इसको हम लिखते हैं RPM, ओके। तो
अगर ये हो मेरा टॉर्क, TORQE टॉर्क, तो टॉर्क के अगर मेरा स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क मेरा कम होगा। तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट निकला है मेरा स्पीड इज मोर, स्पीड मेरा ज़्यादा है, जब स्पीड मेरा ज़्यादा होगा तो टॉर्क मेरा कम होगा। तो फाइनली यहाँ पर टॉर्क कम होगा, और जहाँ पर टॉर्क बढ़ाना होगा तो उसमें मेरा स्पीड क्या करना होगा। तो अगर मेरा चाहते हैं कि हम स्पीड कम करें तो वहाँ पर टॉर्क मेरा ज़्यादा होगा, और जहाँ पर टॉर्क ज़्यादा होगा वहाँ पे बहुत सिंपल इक्वेशन होता है, फोर्स पोटेंशियल फोर्स टू द प्रोडक्ट फ्रॉम सेंटर आर एफ इंटू आर ओवर टॉर्क। अब ये टॉर्क तो एक मैथमेटिकली हुआ, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, टॉर्क क्या कहना चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि जो आउटपुट है, जो आउटपुट यहाँ पे मेरा N4 है, N4 इसलिए ये स्पीड कम है तो इसकी टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो ये टॉर्क भी ज़्यादा पैदा करेगा। मतलब ये अगर यहाँ पे देखो रोटेशन हम लोग कर रहे हैं, इनपुट ओके, जैसे इनपुट ये आउटपुट, तो इसके पास जो भी गियर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क पैदा करेगा। मतलब ये अगर यहाँ पे कोई गियर यहाँ पे लगा दें हम लोग हैं तो ये इसके चलते यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा पैदा करेगा, तो ये ज़्यादा टॉर्क मतलब इसको टॉर्क फोर्स लगा के इसको रोटेट कराएगा। ये इसका यहाँ पे इसका ये मतलब हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो टॉर्क यहाँ पे कम होगा, तो इस फिगर में यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो ये टॉर्क कम लगेगा। मतलब कि यहाँ पे किसी भी गियर को अरेंज करेंगे तो इसके चलते यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, कम पैदा लगेगा। तो यहाँ पे टॉर्क मेरा कम, तो ये हो गया टॉर्क, तो यहाँ पे मेरा स्पीड, यहाँ पे मेरा टॉर्क। तो जैसा स्पीड चाहिए, जैसा टॉर्क चाहिए, तो उस हिसाब से हम नंबर ऑफ चीज़ का जो काउंटिंग है वो अलग अलग करेंगे। तो इसी चीज़ को सेम चीज़ में जो गियर है 1 2 3 4, तो उस हिसाब से सेम चीज़ को मैकेनिकल गियर बॉक्स जो ट्रांसमिशन गियर है उसमें हम अरेंज करते हैं। समझाते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल कि गियर 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 हम कब लगाते हैं? जब गाड़ी मेरा रुका रहता है, स्टेशनरी पार्ट रहता है, सब गियर 1 लगाते हैं। ओके, तो गियर 1 क्यों है? क्योंकि गाड़ी को उठाना पड़ता है। ओके, तो वी रिक्वायर मोर टॉर्क। तो मोर टॉर्क का मतलब हो गया कि ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो स्पीड कम होना चाहिए, तो ज़्यादा टॉर्क के लिए स्पीड कम होना चाहिए, और स्पीड कम होने के लिए हमारा नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होना चाहिए। तो जहाँ पे नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होगा वहाँ पे मेरा टॉर्क के ज़्यादा लगेगा और वहाँ पे स्पीड कम होगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म ऑब्जर्व करो कि जब यहाँ से मेरा इंजन चल रहा है, स्पीड हो रहा है, रोटेट कर रहा है मेरा इंजन है, और करते करते जब शाफ्ट से मेरा इंजन यहाँ पे जाएगा तो इसका मैकेनिज्म कहाँ से कहाँ रोटेट करेगा। तो वीडियो और क्लोज करके है सर, तो देखोगे यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम काउंटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किए थे ताकि काउंट हो सके। तो यहाँ पे काउंटिंग करना थोड़ा सा टफ होगा मेरे लिए, इसलिए हम यहाँ पर ऑलरेडी काउंट सिर्फ यहाँ पे साइज़ देख के तीनों हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन छोटा, किसका नंबर ऑफ चीज़ ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो ये पहला गियर है, ओके, जो पावर से आ रहा है पहला गियर होगा, दिस वन फर्स्ट गियर। इस गियर के साथ जो डॉग क्लच वो अरेंज किया हुआ है, ये मेरे लीवर के साथ, ये लीवर मूव कर सकता है इसमें। उसके बाद ये है, देखो ये छोटा है, जब छोटा है तो इसका नंबर ऑफ टीथ भी छोटा होगा। उसके बाद देखो ये इससे थोड़ा बड़ा है, ओके, तो इसका नंबर ऑफ टीथ थोड़ा इससे ज़्यादा बड़ा होगा। फिर इससे ये कुछ बड़ा है, साइज़ में तो बड़ा है, ओके है, इसको तुम देख सकते हो, तो साइज़ में बड़ा है, तो इसका नंबर ऑफ टीथ कुछ इससे बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। फिर लास्ट में ये हो गया, तो इसका डायमीटर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टीथ ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे जैसे बड़ा है डायमीटर है तो नंबर ऑफ टीथ भी ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ टीथ भी ज़्यादा होगा। तो नाउ अब ये जो मेरा स्पीड होगा, जैसे फर्स्ट गियर हम लगाएंगे तो गियर लगाने के लिए क्या करना होगा, जैसे ओके, क्योंकि यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी में लिखा रहता है यहाँ पे इस तरह से कि यहाँ पे तो मिटा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि गियर 1 के लिए इधर मूव कीजिए, गियर 2 के लिए इधर, यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा रहता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ चीज़ है। तो अगर अपने हिसाब से हाँ गियर 1 ऊपर की तरफ करना है, गियर 2 इधर करना है, गियर 3 इधर करना है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे ये गियर 1 गियर 2 के लिए यहाँ पे अगर साफ साफ दिखाई देगा, ओके वेरी गुड। तो ये गियर 1 के लिए एरो का साइन दिया हुआ है कि इधर मूव करवाना है, गियर 2 के लिए इधर मूव करना है। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टीथ पे है। तो फर्स्ट केस अगर गियर 1 लगाना चाहते हैं तो गियर 1 के लिए ये अभी जो न्यूट्रल केस में, तुम कैसे कह सकते हो कि न्यूट्रल केस में? बिल्कुल ये न्यूट्रल केस में है, क्योंकि ये जो मेरा गियर है वो बीच में है। देखो ये जो पार्ट है, ये इस चीज़ में अगर अरेंज किया होगा तो ये न्यूट्रल हो गया।
ये न्यूट्रल हो गया। ये दोनों डॉट क्लच से अरेंज में नहीं है तो ये न्यूट्रल हो गया। तो अगर हम गियर 1 लगाना चाहते हैं तो हम लीवर को इधर किए और इधर कर देंगे। ये हो गया मेरा गियर 1। तो क्यों कैसा हुआ कि ये पे जो मेरा ये जो लीवर था ये इधर की तरफ मूव किया था, तो ये जो बड़े वाला चीज़ है उसको अरेंज किया है। तो अब इंजन ऐसे रोटेट किया। ओके, रोटेट करने के बाद सबसे पावर यहाँ गया। पावर यहाँ के जाने के बाद याद रखो कि ये जितना भी अरेंजमेंट है तुमको देखने से लग रहा है कि ये सब कुछ एक साथ है, बिल्कुल नहीं। ये सबका स्पीड रोटेट करेगा लेकिन पावर जो होगा ये होगा। पावर इनपुट ये है, इनपुट ये है, आउटपुट ये होगा। ये सिर्फ अरेंजमेंट है ताकि हम स्पीड को चेंज कर सकें। तो जो पावर का ट्रांसमिशन होगा वो यहाँ होगा, फर्स्ट गियर 1, फिर आएगा इसके साथ 2, ठीक है। 2 के बाद ये दोनों मेरा कोई भी यूज़ नहीं होगा। उसके बाद ये चीज़ होगा 3, उसके बाद ये 4, क्योंकि ये साथ रोटेट करेगा इसके साथ, क्योंकि इसका कोई इसी रोटेट करेगा, कोई सा मतलब नहीं होगा। तो ये 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो कि गियर नंबर यहाँ पे काउंट करोगे इसका और फिर इसका, फिर इसका। तो यहाँ पे जो आउटपुट है देखो कि ज़्यादा नंबर ऑफ तीत ज़्यादा है, तो जहाँ ज़्यादा तीत होगा वहाँ पे स्पीड मेरा कम होगा, और जब स्पीड कम होगा तो वहाँ पे टॉर्क ज़्यादा होगा। तो इस इक्वेशन पे, बोर्ड के इक्वेशन पे देखोगे, बोर्ड के इक्वेशंस पे कि अगर टॉर्क मेरा, अगर स्पीड कम होगा तो टॉर्क मेरा वहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ टीथ पे। जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीथ होगा वहाँ पे मेरा स्पीड भी कम होगा। तो फिर यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ टीथ ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड कम होगा। जब स्पीड कम होगा तो मेरा टॉर्क मेरा ज़्यादा देगा। तो जो गियर 1 लगाते हैं तो वो मेरा स्पीड हमारा कम देगा और टॉर्क ज़्यादा पैदा करेगा, तो हम तब गाड़ी तक हम ईजी से उठ सके। अब हम गियर 2 लगाना होगा, तो गियर 2 के लिए हम ये लगा दिए। तो ये गियर 2 हो गया मेरा मैकेनिज़्म में। अब जो इसका जो रोटेशन होगा वो मेरा ये इनपुट हो गया, दिस हो गया, अब ये हो गया। तो 1 2 3 एंड 4 अभी इसके साथ पावर ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो ये मेरा क्लच, अभी जो डॉग क्लच है वो इसके साथ अरेंज हो गया है। तो जब अभी घूमेगा तो घूमेगा मेरा सब, लेकिन असल जो पावर ट्रांसमिशन जो होगा मेरा वो मेरा ये इनपुट ये है, इनपुट दिस वन इनपुट, फिर इसके साथ अरेंजमेंट हुआ, इसके साथ फिर अरेंजमेंट ये हुआ, फिर ये हुआ। तो जहाँ पे टच हुआ तो इसके साथ अरेंजमेंट होकर मेरा पावर आउटपुट में देगा। तो ये इनपुट हो गया, ये मेरे यहाँ से आउटपुट होते चला जाएगा। ये जो मेरा जो नीचे का इसको बोलते हैं लेस शाफ्ट। लेस शाफ्ट में 2 ठो बियरिंग लगा हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बियरिंग हुआ। यहाँ पे तुम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कौन सा यहाँ पे बियरिंग में आप यहाँ पे तक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इंड को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बियरिंग होता है मेरा है पिवोट बियरिंग, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दोनों तरफ मेरा पिवोट बियरिंग, एक यहाँ पे बियरिंग यहाँ पे लगा हुआ होगा, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मेरा एक गियर लगा हुआ होगा। ओके, तो उसके बाद ये 2 गियर, अब मुझे 3rd गियर लगाना है। सबसे पहले लाना होगा न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे मेरा भी न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं करना, तो इसको ये न्यूट्रल। अब हमको लाना होगा 3rd गियर। तो हम लोग क्योंकि यहाँ पे 3rd के लिए हमको ये, ठीक है, ये 3rd हो गया। 4th के लिए यहाँ पर टच होना होगा, ठीक है। ये हो गया 4th। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म बता रहा है यहाँ पे मेरा इनपुट ये, ओके, यहाँ से इनपुट चला मेरा, इंजन यहाँ से आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे बात यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे 4 है, 4 का मतलब हो गया टॉप गियर। अगर इसमें टॉप गियर होता है तो ये सीधे लिंक इसके साथ ज्वाइंट हो गया है, मतलब अब लेस शाफ्ट से रोटेट करेगा, पावर जो होगा सीधे यहाँ से कनेक्ट होकर सीधे पावर यहाँ से निकल जाएगा।